अगर इंडिया का यूथ ये कहे कि भाई हमको इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि आप क्या हो? आप फ्यूचर हो, और फिर आप बात करते हो कि भाई इंडिया के पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है, करप्ट है। अब जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे कि इंडिया का पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, आपको पता नहीं है कि वोटिंग कैसे पड़ती है, आपको पता नहीं कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो आप वोट करने भी नहीं जा रहे हो, और फिर आप कह देते हो, आप कैसे किस मुंह से कह देते हो कि भाई इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा करप्ट है, इंडिया के पॉलिटिशियंस करप्ट है, जब आप खुद करप्ट हो एक तरीके से। आप क्या करने नहीं जा रहे हो? वोट करने नहीं जा रहे। सिंपल चीज क्या है कि आपको भी क्या करना पड़ेगा? वोट करने जाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो? इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया की डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आर यू द फर्स्ट टाइम वोटर? क्या आप पहली बार वोट करने वाले हो इस बार के इलेक्शंस में? क्या आपको पता है कि इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस क्या है? आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि इंडिया का पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि आपको पता है इस समय एक तरीके से इलेक्शंस का त्योहार चल रहा है पूरे इंडिया में। पूरा देश उसमें क्या है, एक तरीके से त्योहार को मना रहा है, वोट डालने जा रहा है। और आप क्योंकि पहली बार वोटर हो, या आप वोटर पहली बार ना हो, अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस ना पता हो, तो ये वीडियो आपके लिए क्या है? ये आपको बताने के लिए है कि भाई इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंडिया का इलेक्शन सिस्टम क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, आप जो वोट करने जा रहे हो वो दो लोगों में बीच में आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, समझ रहे हो? तो मतलब ये छोटी सी वीडियो आपको ये बताने वाली है कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे वर्क करते हैं इंडिया में, समझ गए? फिर हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं राघवेंद्र, और आज देखते हैं हम लोग क्या इंडिया का इलेक्शन सिस्टम क्या होता है। पहले आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, योर वन वोट कैन चेंज द इंडियन पॉलिटिक्स। आप देखते हो कि हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, जब भी आता है इलेक्शंस होते हैं तो बोला जाता है कि भाई 50% वोट पड़ा। आखिर क्यों सिर्फ 50% वोट क्यों पड़ा? आपने देखा है कई रिपोर्ट्स हैं, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा पढ़ा गया है, जाना गया है कि भाई जब ये जो आपके बड़े सिटीज हैं, मेगा सिटीज जिसको बोलते हैं ना, मेट्रोपोलिस सिटीज, वहां के यूथ से पूछो, सिंपल बात करो कि भाई आपको पता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, वो सीधे बोल देता है कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पर आप कैसे बोल सकते हो आप इंटरेस्टेड नहीं हो पॉलिटिक्स में? भाई आपको पता है आप वोटर हो, राइट? आप वोटर हो, आपका एक वोट एक ऐसी गवर्नमेंट बना सकता है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे। आप समझ रहे हो? मतलब आप 50% वोट दिखा के क्या दिखाना चाह रहे हो, राइट? आपको इस वोटिंग शेयर कितना चाहिए? भाई इलेक्शन कमीशन या इंडिया की डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है इंडिया की डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब ये वोटिंग शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 95%, 100% हो जाए तब तो बहुत अच्छा है। बट ये 50% वोटिंग शेयर जो दिखा के हम लोग वोट इलेक्शंस करवा रहे हैं, वो क्या है? वो हम लोग के लिए ये तो हो सकता है एक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, बट क्या वो एकदम वही गवर्नमेंट है जो बननी चाहिए थी? सिंपल चीज क्या है, इसीलिए ये पॉइंट क्या है कि आपका एक वोट क्या कर सकता है, इंडिया की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब अगर इंडिया का यूथ ये कहे कि भाई हमको इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि आप क्या हो? आप फ्यूचर हो, और फिर आप बात करते हो कि भाई इंडिया के पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है, करप्ट है। अब जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे कि इंडिया का पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, आपको पता नहीं है कि वोटिंग कैसे पड़ती है, आपको पता नहीं कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो आप वोट करने भी नहीं जा रहे हो, और फिर आप कह देते हो, आप कैसे किस मुंह से कह देते हो कि भाई इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा करप्ट है, इंडिया के पॉलिटिशियंस करप्ट है, जब आप खुद करप्ट हो एक तरीके से। आप क्या करने नहीं जा रहे हो? वोट करने नहीं जा रहे। सिंपल चीज क्या है कि आपको भी क्या करना पड़ेगा? वोट करने जाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो? इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया की डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं, राइट? क्या है तो इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शन सिंपल चीज क्या है, एक तरीके के प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, कौन आपके ऊपर गवर्न करेगा उसकी एक तरीके की बॉडी बना रहे हो, राइट? जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव अपने लीडर्स को चुनते हो, किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू, समझ गए? मतलब आप वोट कर रहे हो, वो चाहे लोकल लेवल पे हो जिसमें आप पंचायती राज की बात कर रहे होते हो, ठीक, म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हो, स्टेट लेवल में बात कर रहे हो जिसमें आप विधायकों को चुन रहे हो, जिसमें एमएलएस बोलते हो, राइट? उन सारे एमएलएस का एक हेड जो होता है वो आपका सीएम बनता है। और उसी तरीके से जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे हो, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हो, और उनका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। सिंपल चीज। तो ये बात है कि आप इलेक्शंस के थ्रू क्या कर रहे हो, अपना लीडर चुन रहे हो। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने वोट्स को बहुत ही ध्यान से देना चाहिए, राइट? फिर हम बात करते हैं क्या कि भाई टाइप्स ऑफ इलेक्शन मेथड की बात करें तो इंडिया में जो इलेक्शन मेथड अभी वर्क कर रहा है, जो रिसेंटली जिसकी हम बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, राइट? तो लोकसभा इलेक्शन में कौन सा सिस्टम चलता है जिसमें बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब क्या होता है, अगर ये एक पोस्ट, तो जिसने इस पोस्ट को पास कर दिया उसी को क्या बोला जाएगा, यानी कि उसको बोल दिया जाएगा क्या कि वही जीत गया, वही विजेता, एक तरीके से विनर हो गया। सिंपल चीज क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं कहा गया, कोई एक पर्टिकुलर ये एक तरीके से कोई लिमिट नहीं बनाएगी कि आपको 50% से ज्यादा वोट पड़ेगा तभी आप प्राइम मिनिस्टर या एमपी बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में ऐसा चलता है कि अगर भाई 10 वोट्स हैं और अगर आपको 4 वोट्स मिल गए, बाकी 6 वोट्स हैं वो 2-2-3 में बढ़ गया या 2-2-2 में बढ़ गया, तो अगर आपके पास 4 वोट है, भले ही आपके पास मेजोरिटी मतलब कि 50% से कम है, बट क्योंकि आपके पास ज्यादा वोट है तो आप क्या बन जाएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर या एमपी एमएलए बन जाओगे। सिंपल चीज, ये ऐसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब इसी तरीके से देखा जाए 2019 की बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन का एक डाटा है जिसमें बात करा जाए
जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसको सिर्फ कितने परसेंट वोट मिलते हैं? 37.38% वोट मिलते हैं। मतलब आपको पता है मात्र 37.38% पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन जाती है, जिसमें आप देख रहे हो क्या 303 टोटल सीट्स, राइट, 303 सीट्स है। यानी कि आप देख रहे हो कि भाई सिर्फ 37% वोटिंग पे आप क्या पढ़ रहे हो? सरकार बना रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार बना रहे हो। मतलब यहां पे इंडिया में वो सिस्टम नहीं है जिसमें आप बात कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर एक मार्जिन है जिसको क्रॉस करने के बाद ही आप क्या करोगे? जीत पाओगे। मतलब अगर आपके पास बाकियों से ज्यादा वोट है, भले बाकी वोट क्या हो गया हो, डिवाइड हो गया हो, या लोगों ने वोट ना किया गया हो, अगर मान लो 4 लोग हैं इस पूरे प्लेस, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फिर 4 लोग हैं, एक लोग बाहर आए वोट करने, बाकी 3 लोग आए नहीं वोट करने, जो जिसने एक वोट मारा उसको जीतूंगा, वो जीत गया। समझ गए? ये सिस्टम है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देखते हो कि जो विनर्स होते हैं, जो आप ये समझो जो आपके जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, वो पूरी कोशिश कर लेते हैं कि या तो उनको वोट खूब मिले, या तो उनके अगेंस्ट क्या हो, या तो उनके अगेंस्ट जो आपको लगता हो कि भाई यहां से उनको वोट नहीं मिलेगा, तो वो कोशिश करते हैं वहां के लोग कम वोट डाले। ठीक, तो ये भी एक तरीके का पावर, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस को हैम्पर करने में। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम क्या है, राइट। तो इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में आप बात कर रहे हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसमें आप बात करते हो विनिंग कैंडिडेट नीड टू नॉट टू सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ द वोट, जिसमें जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, बस उसको ये होना चाहिए कि बाकी सबसे ज्यादा हो, वही क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। दूसरा एक सिस्टम होता है जिसकी बात करते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट, राइट। वो जो वोटिंग सिस्टम है वो कहां यूज होता है? हमारे यहाँ राज्यसभा के इलेक्शंस में, वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होता है, राइट। आप बात कर रहे हो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, मतलब वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट। बट क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे बहुत टाइम लगता है, तो उसको इंडिया ने क्या किया? उसको इंडिया ने लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में अप्लाई नहीं किया है। बाकी राज्यसभा के इलेक्शंस में हो तो उसको अप्लाई किया गया है, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो। आप देखते हो कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल बाय वोट वाला सिस्टम चलता है, राइट। ये हो गया आपका। फिर बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया की बात करें तो ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? एक पूरा प्रोसेस है, कैसे आप देख रहे हो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। जिसमें आप देखते हो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इश्यू करेगा, और भी कई सारी चीजें होंगी जो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि वो प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसमें आप देख रहे हो इलेक्शंस होंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे अपना कैंपेनिंग करेंगे, बाकी सारी चीजों को इलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अगर इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 7 स्टेप्स हैं या 8 स्टेप्स हैं जो होते हैं। कौन कौन से? अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, notification by issue by Election Commission of India, nomination by candidates, oath by candidates, election campaign by candidates, polling of votes, counting of votes, और आखिरी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस, जिसमें आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आप फॉर्मेशन करते हो और वहां पे आपका सेशन शुरू हो जाता है। ये सारे स्टेप्स हैं क्या इंडियन पॉलिटिकल इलेक्शन प्रोसेस में। आप समझ रहे हो? मतलब इंडियन इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 8 स्टेप्स कौन से हैं? ये 8 स्टेप्स क्या हैं? ये फॉलो किए जाते हैं। अब बात करते हैं पहला क्या है, टाइम ऑफ इलेक्शन की बात करें तो टाइम ऑफ इलेक्शन की ये बात है कि आपको पता है कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, ठीक। हर 5 साल में इलेक्शंस को होना है, ये कहां लिखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक। अगर अर्लियर हो गए, अर्लियर कब होते हैं? जब या तो उसको डिसॉल्व कर दिया गया हो, क्या, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। अगर उसको डिसॉल्व कर दिया गया तो पहले भी हो सकता है 5 साल, ठीक है। बट कभी भी 6 महीने से ज्यादा का बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप देख रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ गैप बिटवीन द लास्ट सेशन एंड द डिसॉल्व लोकसभा इलेक्शन, जिसमें आप बात कर रहे हो कि अगर डिसॉल्व भी हो गई और अगले सेशन के बीच में आपको 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शंस करवा लेने। सिंपल चीज ये कि मतलब कि अगर कोई लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है, ताकि जो अगला सेशन हो वो 6 महीने के बाद किया जा सके, चाहे वो आपका कोई भी सेशन हो, जब लोकसभा में बात करो चाहे मानसून सेशन हो, चाहे आपका विंटर सेशन हो, कोई भी सेशन हो, राइट। फिर बात करते हैं क्या इलेक्शंस हैव टू बी कंक्लूडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। सिंपल चीज, डिसोल्यूशन से भी 6 महीने पहले आपको क्या करना है? आपको 6 महीने पहले से आपको इलेक्शंस करवा लेने। मतलब इस 6 महीनों के अंदर हमारे पास एक नई सरकार होनी चाहिए। ये बात हो गई, ये होता है टाइम ऑफ द इलेक्शंस, राइट। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर 5 साल से पहले मैच्योर, मतलब मैच्योरिटी कितनी होती है गवर्नमेंट की? 5 साल की। अगर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, 5 साल से पहले डिसोल्यूशन हो जाता है, तो कैसे होता है? सिंपल चीज के, अगर हम बात करें अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 85 के अंदर देखा जाए कि लोकसभा को क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 इयर्स। मतलब 5 साल पहले अगर प्रेसिडेंट चाहें तो डिसॉल्व कर सकते हैं। बट वहां पे आप याद रखना कि तभी होगा जब यूनियन गवर्नमेंट क्या होगी? यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। आप ये समझो कि एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट या आप बोलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से ये होगा कि भाई हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है तो ये सरकार आप गिरा, डिसॉल्व कर लो, सिंपल चीज। बट जब डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं रहती, और आप देखते हो इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर इलेक्शंस करवा लेने होंगे उसके बाद। सेम ऐसे ही क्या होगा? सेम ऐसे ही होगा आपका स्टेट असेंबलीज के लिए, यानी अंडर द आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर क्या करता है? डिसॉल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, अगर उसको दिख रहा है कि भाई उसके पास मेजॉरिटी नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। सिंपल चीज ये हो गई कि भाई आप देख रहे हो कि
5 साल पहले अगर प्रीमेच्योर आपका डिसोल्यूशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स के अंदर हो रहा है। ये 2 आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। फिर बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, हमारा शेड्यूल को अनाउंस करता है, राइट। आप देखते हो जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो शेड्यूल का अनाउंसमेंट कब हो गया था, जनवरी और दिसंबर, जनवरी फेब के टाइम पे हो गया था। उससे क्या हो जाता है कि भाई अब हम लोग तैयार हो जाएं कि इलेक्शंस होने हैं, राइट। आप इसमें ध्यान देख रहे हो, when the 5 term expired, ठीक, आप देखते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि भाई वो कहती है कि भाई अपनी इलेक्शन मशीनरी को तैयार कर लेती है कि भाई अब तैयार हो जाओ, अब क्या है प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कि भाई लोगों को बताना शुरू कर दो, अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दो, मशीनरी पूरी तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि भाई अब बहुत ही बड़ा त्योहार आने वाला है जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्शन ऑफ इंडिया, राइट। इलेक्शन ऑफ इंडिया में आपको पता है पूरा इंडिया उसमें मिल जाता है, ठीक है। फिर ये एक प्रोसेस हो गया, फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, शेड्यूल को एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू few weeks before the normal press set in motion, मतलब आप देखते हो कि जैसे आप देखते हो कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, एक मीटिंग करता है ऐसे, और फिर वो क्या करेगा, डेट्स को भी अनाउंस करता है, ठीक है, उसी को इशू, और ये भी बोलता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बताता है कि जिसमें आप कैंडिडेट्स को बताते हो कि जैसे ही आप देखते हो कि शेड्यूल अनाउंस हो गया वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाता है एक तरीके से देश में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है वो भी हम लोग कमिंग वीडियो में देखेंगे, कमिंग टाइम में, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। फ्यू डेज आफ्टर अनाउंसिंग द इलेक्शन शेड्यूल, जैसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है, नोटिफिकेशन ले आता है। नोटिफिकेशन ले आने का मतलब क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसमें फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसमें आप देखते हो कि मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, आप देखते हो कि मेंबर्स आने लगते हैं कि भाई अब हमको क्या चाहिए, टिकट चाहिए, ये सब बातें यहां से शुरू हो जाती है। मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन आ गया है कि भाई अब इलेक्शन की तैयारी शुरू कर लो, राइट। नोटिफिकेशन कौन लाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेके आता है, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यू करता है नोटिफिकेशन, ठीक। फिर आता है फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन बाय कैंडिडेट्स। देख रहे हो आप मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपना कैंडिडेचर, अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप ये देख रहे हो कि भाई जो आपका कैंडिडेट है जिसको इलेक्शन लड़ना है वो क्या करता है, अपना नॉमिनेशन फाइल करता है कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है। अब उसमें वो अपनी सारी जानकारी बताता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पर ये केसेस चल रहे हैं, मेरी ये एज है, मेरी एजुकेशन है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें अगर गलत आपने कभी भी डिटेल्स दी तो कई बार कई सारे विधायकों की, सांसदों की, उनकी क्या चली जाती है, मेंबरशिप तक चली जाती है, उनकी पावर, उनके मतलब की सीट तक छिन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, गलत नॉलेज, गलत इंफॉर्मेशन क्या की है यहाँ पे बताया हुआ है। सिंपल चीज ये है। अब क्या है, कैंडिडेट्स को दिया जाता है हफ्ता भर, उसमें क्या करते हैं वो अपने नॉमिनेशन फाइल करते हैं। आप देखते हो कई बार जो लीडर्स होते हैं वो जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो पूरी रैली लेके जाते हैं, और कई बार तो भाग भाग के जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया जाता है कि भाई इतने टाइम में आपको नॉमिनेशन फाइल करना है, नहीं करोगे तो टाइम भैया खत्म। तो एक तरीके से आपको टाइम दिया जाता है कि आपको नॉमिनेशन फाइल करना है, ठीक है। अब ये नॉमिनेशन पेपर क्या होता है, स्क्रूटनाइज, चेक किए जाते हैं, किसके द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, राइट। और फिर उसको किया जाता है कि अगर उसमें रिजेक्ट करना होगा तो उसमें पहले आप हियरिंग होगी, छोटी सी हियरिंग होती है, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई ये कमियां हैं। अब आप क्या हो, आपको फिर से नॉमिनेशन पेपर फाइल करो, या तो आप क्या कर सकते हो, आपको कैंसिल किया जा सकता है। सिंपल चीज ये। अब देखिए वैलिडिटी ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स कैन बी विथड्रॉन। अगर आपने नॉमिनेशन कर लिया है और फिर आपको अचानक से क्या हुआ, मन में परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया कि भाई इलेक्शन नहीं लड़ना है, किसी भी कारण से हो सकता है, सिंपल चीज है, हो सकता है ना मन हो सकता है कि पैसे ना हो आपके पास, सिंपल चीज, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, और मैं मतलब कि बहुत कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने का, उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो। सिंपल चीज ये है कि भाई कोई भी कारण हो सकता है आप इलेक्शन ना लड़ने की, सिंपल चीज। फिर बात करते हैं क्यों, तो आपको 2 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अगर आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो 2 दिन में आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो कि ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक, या नहीं लड़ूंगा, सिंपल चीज ये हो गया। फिर बात करते हैं क्या, ओथ एंड अफर्मेशन। जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हो तब आपको एक ओथ भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई आप क्या कर रहे हो, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करोगे, फिर आप क्या कर रहे हो, इलेक्शंस में आप फ्री एंड फेयर करोगे, ये सब चीजें होती है। कैंडिडेट हैव टू मेक अ सब्सक्राइब एंड ओथ एंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप क्या करोगे, कोई भी ऑफिसर होगा जिसको इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया होगा उसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा, ये ओथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। वही अक्सर कौन होता है, वही रिटर्निंग ऑफिसर होगा जिसने अभी आपसे नॉमिनेशन पेपर लिया है, ठीक है। और कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पर्सनली मेक द ओथ एंड इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली सबमिटिंग, ठीक है। ये कब होता है, जैसे आप अपना नॉमिनेशन पेपर साइन करोगे उसके बाद आपको ये ओथ लेनी पड़ती है। सिंपल चीज क्या है, आप इंडिया में कोई भी काम करोगे उसके पहले आपको ओथ लेनी पड़ती है, राइट। आप पार्लियामेंट्रियन बनोगे तो आप जब पार्लियामेंट्री में आप जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे तब वहां पे आपको ओथ लेनी पड़ेगी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनोगे तब आपको ओथ लेनी पड़ेगी, तो ओथ तो लेनी है, राइट। तो ये भी एक ओथ लेनी पड़ेगी आपको, ये भी इलेक्टोरल प्रोसेस है, लाइक इलेक्शन प्रोसेस है। फिर इसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, आप देखते हो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे होते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, रोड शोज का इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, ठीक है। वो कोई भी मंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप उसमें देखते हो अब तो उसमें
लोग फिल्म स्टार्स को भी यूज कर रहे हैं, फिल्म स्टार को भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। रीजन मीन क्या है, वो लोगों तक क्या करेंगे, अगर लोगों तक उनकी पहुंच है तो ऐसा होगा कि लोग उनको, हो सकता है मन में कुछ चेंजेस आ जाए और वोट दे दें। सिंपल चीज ये है कि बात ये है कि भाई कुछ भी मतलब कोई भी चीज लगा लोगे, साम दाम दंड भेद लगा के क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन कैंपेन में उतरना पड़ेगा और आपको कुछ भी करके सामने वाले को हराना पड़ेगा। यही आपका क्या इलेक्शन कैंपेन। उसमें आप क्या देख रहे हो कि आप इलेक्शन कैंपेन रेफर टू पीरियड जब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, कैंडिडेट्स को सामने लेके आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, जिसमें आप देखते हो आजकल तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही एकदम लोवेस्ट लेवल पे चले गए हैं, पता नहीं कहां तक चले जाते हैं, बट होता है तो होता है। ठीक है, अभी का इलेक्शन कैंपेन पहले के इलेक्शन कैंपेन से बहुत हटके हो चुका है, डिजिटाइजेशन हो गया है। डिजिटल वर्ल्ड में भी आप देखते हो कि आप कुछ भी सोशल नेटवर्किंग साइट खोलो, आपके सामने क्या हो रहा है, इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, आपके सामने एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है। ठीक है, आप खाली आपके सामने टीवी पे आप देख रहे हो इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रहा होता है, आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप देख रहे हो, कुछ भी चला रहे होगे आपके सामने पहले एक ऐड आ जाएगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कहां खर्च कर रही हैं वो भी देखा जाता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अभी देखोगे आप, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये भी चेक करता है, उसका ऑफिसर ये भी चेक करता है कि भाई ऐसा तो नहीं कोई इलेक्शन का कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब जितनी लिमिट है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, ये भी देखा जाता है। बट आप ये समझो कि इलेक्शन कैंपेन अब सिर्फ वो माइक लेके रोड पे खड़े होने से इलेक्शन कैंपेन नहीं होता है, इलेक्शन कैंपेन डिजिटल भी हो गया है। आप देख रहे हो, आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, उसी तरह आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखते हो, राइट, आप पॉलिटिकल लीडर्स को भी देखते हो, वो आपके घर घर तक पहुंच रहे हैं। ठीक, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे तो वो आप तक पहुंच रहे हैं। ये भी एक तरीके का कि एक इलेक्शन कैंपेन है। ठीक, इलेक्शन कैंपेन में कई सारे वादे किए जाते हैं। सिंपल चीज क्या है, वो क्या होता है, मैनिफेस्टोस में क्या होता है, वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, ये हो गया ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग द कैंडिडेट आर अबाइड बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार आ रहा है, अभी देखते हैं क्या है ये। ठीक है, मतलब सिंपल चीज क्या है कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो क्या करेगी, उसको ऐसा कहा जाता है, ये हम लोग मानते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टी कैंपेनिंग करेंगी तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगी। कितना होता है वो आपको ही पता है और हमको ही पता है, राइट, बट करेंगी ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक, उसके बाद अगर नहीं करती हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन उसके अकॉर्डिंग नोटिस जारी करता है कि भाई आप 2 दिन के लिए आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो, आपने ये बोला है, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप 2 कल्चर के बीच में बात कर रहे हो, आप 2 लैंग्वेजेस के बीच में आप लड़ाई करवा रहे हो, 2 धर्मों के बीच में लड़ाई कर रहे हो। सिंपल चीज क्या है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप इलेक्शन कमीशन के पास नोटिस लेके जा सकते हो। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, आपको कुछ दिनों के लिए क्या कर देगा, बैन कर देगा कैंपेनिंग के लिए। सिंपल चीज ये, कई बार बहुत बड़े बड़े लीडर्स को भी बैन किया जाता है, राइट। रीजन बीइंग क्या है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करोगे, फॉलो करोगे। फिर बात करते हैं क्या, ये आपका क्या इलेक्शन कैंपेन, जिसमें आप देख रहे हो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ऐसे इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं, चाहे दिन रात। इस समय भी देखोगे आप, दिन हो या रात हो, कहीं पे भी दोपहर की धूप में भी आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हो, राइट। इलेक्शन कैंपेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इससे लोगों के बीच में जा रहे हो और उनको बता रहे हो कि भाई मुझे वोट क्यों दो, उसको वोट क्यों ना दो, और मेरे वोट करने से, मुझे वोट करने से आपको क्या फायदा होने वाला। बस यही चीज, यही इलेक्शन कैंपेन है, सिंपल चीज। फिर बात करते हैं क्या, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार आने की वजह से अब हम लोग देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। सिंपल चीज क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये वो लॉज है, ये वो कोड है जो आपको फॉलो करने, आपके कंडक्ट मतलब कि आपके जब बिहेवियर में होने चाहिए, कब, जब आप इलेक्शंस की कैंपेनिंग कर रहे हो, इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हो। सिंपल चीज समझ रहे हो। तो ये क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस, राइट, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है, ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके कंडक्ट को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, उसके कैंडिडेट को भी क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। ऐसा ना हो कि उसका कैंडिडेट कुछ भी बोल रहा है, भले वो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही हो, मतलब यानी उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल पे हो, बट उसको भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई उसके पास इलेक्शन कमीशन ही उसके जेब में आ गया, राइट, ऐसा तो हो नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन तो फ्री एंड फेयर है, ऐसा ही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इलेक्शन कमीशन क्या है कि इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं हो सकता। सिंपल चीज ये, राइट। दीज गाइडलाइंस रेंज फ्रॉम इश्यूज रिलेटेड टू स्पीचेस। इसमें क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में स्पीचेस से लेके पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, पोर्टफोलियोज, कंटेंट ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टोस, प्रोसेशंस, जनरल कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल कैंडिडेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आती है। मतलब आपकी स्पीचेस कैसी होनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं आप 2 रिलीजन के बीच में आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो, सिविल वॉर की तैयारी करवा रहे हो, कुछ भी करवा सकते हो, फॉर एग्जांपल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप क्या कर रहे हो कि लोगों को आपस में डिवाइड करने के प्लान में हो, या डिवाइड कर रहे हो आपकी स्पीचेस, वो हो गया। ठीक है, आपके मैनिफेस्टोस में ऐसा तो कुछ नहीं जिसमें आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रहे हो, बाकी रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे हो, या बाकी जो आप किसी एक रिलीजन को फेवर ना करके किसी और रिलीजन की क्या कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, या उसको नीचा दिखा रहे हो, या उसके लिए कुछ ऐसे लॉस लेके आ रहे हो जिसमें उसकी पावर खत्म हो, जिसकी वैल्यू खत्म हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। सिंपल चीज क्या है, इलेक्शन कमीशन सारी चीजों पे देखता है और इसको किसके अंडर देखता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। समझिए। फिर क्या बात आती है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, कि जो कैंपेनिंग है, जो पोलिंग है, जो काउंटिंग है, वो सब कैसी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और पीसफुल मैनर में हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हेल्प द कमीशन ऑफ इंडिया to fulfilling the mandate given by
324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुपरवाइजिंग एंड कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शन कमीशन को बोला जाता है कि आपको इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए वो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। समझ गए? मतलब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट ये एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाए हैं ये बताने के लिए कि भाई ये चीजें फॉलो करो तो भाई देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? ये क्या है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेम क्या है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, और इंटीग्रिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। आप किसी भी तरीके से इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी मतलब जो उसकी वैल्यू है उसको खराब मत करो, राइट। इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे खाली इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में उसकी वैल्यू है, राइट। पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया भर के लोग क्या आते हैं, इंडिया आते हैं ये देखने के लिए भाई इंडिया इतने बड़े देश का इतना बड़ा इलेक्शन कैसे करवा लेता है, राइट। मतलब ये एक तरीके की मिस्ट्री है या समझ लो एक तरीके का लोगों को ताजुब होता है कि भाई इतना बड़ा इलेक्शन कितने पीसफुल तरीके से इंडिया करवा लेता है। क्यों? उसमें खाली इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नहीं, खाली गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग भी इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग भी क्या करते हैं, शांति से जाते हैं, इलेक्शन करते हैं और वापस घर आ जाते हैं, राइट। और सो थैंक्स बोले कि हम लोग क्या बोले कि ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है कि इंडियन यूथ खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है पोलिंग बूथ। आप देखोगे इंडियन जब भी पोलिंग बूथ की वीडियोस आती हैं, आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको इंडियन यूथ दिखा हो लाइन में? बहुत ही कम होता है, इंडियन यूथ दिखता ही नहीं है। रीजन भी क्या, वो घर में चिल कर रहा है। जबकि आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां पे खड़े होना चाहिए। खाली बूढ़े लोग और ये गांव के लोग ही इलेक्शन के प्रोसेस में क्यों पार्ट लें, आपको ही पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। और कभी आप देखोगे जब भी इंटरव्यूज होते हैं, आप देखोगे कि आप देख रहे हो कि गांव के लोगों में हो रहा है, ठीक। शहरों में जब भी जाओगे, शहरों में जब भी इलेक्शन प्रोसेस होते हैं तो आप देखते हो कि भाई बहुत ही कम लेवल पे आप देखते हो पॉपुलेशन जो होती है वो यूथ की होती है। क्यों? क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, राइट। जबकि आप आने वाला फ्यूचर, और आप क्या कर रहे हो, आप ही अपने फ्यूचर को वोट नहीं कर रहे हो, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, टू कीप द कैंपेन फेयर एंड हेल्दी एंड टू अवॉइड क्लैशेस बिटवीन द पार्टी। अब फेयर एंड हेल्दी होना चाहिए हमारा कैंपेन, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक। फिर बात करते हैं क्या, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मतलब ऐसा ना हो जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग है तो उसके पास ज्यादा पावर हो गई तो वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी स्पीच दे रहा है, ऐसा ना हो, राइट। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जो मान लो कोई अपोजिशन पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी जिसमें कोई मेंबर ही नहीं है, सिर्फ एक एमपी है, एक एमएलए, बट वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऐसा ना हो कि उसको दबा दिया जाए, उसको भी फ्री एंड फेयर चांसेस मिलने चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हेल्प करता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। फिर बात करते हैं टू इंश्योर दैट द रूलिंग पार्टी डज नॉट मिसयूज द ऑफिशियल पोजीशन। कॉमन सेंस वही चीज कि जो रूलिंग पार्टी होगी अपने जो भी उसकी पोजीशन है, ऑफिशियल्स है, वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे इस इलेक्शन प्रोसेस में। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, ठीक। फिर बात करते हैं क्या, इलेक्शन मैनिफेस्टोस। अब इलेक्शन मैनिफेस्टोस क्या होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। हर डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ हर पार्टी क्या करती है, कुछ ना कुछ वादे करती है कि भाई हमने अब तक ये किया है, हम ये करेंगे, या अब हमको मौका दो तो हम ये करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टोस होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो कि जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे, जब आप पावर में आ जाओगे। सिंपल चीज ये, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो, कोई भी रीजनल पार्टी हो, हर पार्टी अपना क्या निकालती है, मैनिफेस्टो निकालती है। वो चाहे स्टेट असेंबली इलेक्शन का हो, चाहे जनरल असेंबली इलेक्शन का हो, मगर वो मैनिफेस्टो निकालती हैं ये बताने के लिए कि भाई ये ब्लूप्रिंट है हमारा, जो हम क्या करने वाले हैं, जिसको हम फॉलो करेंगे आने वाले पूरे टाइम में। अगर आप क्या कर रहे हो, हमको एक वोटिंग पावर, एक वोट करके क्या कर रहे हो, पावर में भेज रहे हो। सिंपल चीज बात करें तो ये क्या है, इस बार 2024 का इलेक्शन मैनिफेस्टो है। वो चाहे मोदी जी की गारंटी की बात हो, चाहे वो न्याय पात्रा की बात हो, सिंपल चीज क्या है, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है किसके लिए, इस साल के 2024 के इलेक्शन के लिए, ठीक है। और भी पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं, बट ये भी क्या है, मैनिफेस्टोज है। अब कई बार क्या होता है, मैनिफेस्टोज खाली फोटोज खिंचवाने के लिए मैनिफेस्टोज नहीं होते, मैनिफेस्टोज आपके लिए बनाए गए। रीजन भी क्या है, वो आपके लिए क्यों बनाए गए, ताकि आप पढ़ो, आप जानो उसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत लिखा हुआ है जो आपको पता नहीं है, बट वो आपने कुछ मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये बोल दिया कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ क्या करने वाले हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल देश से निकालने वाले, फॉर एग्जाम्पल, या हम बोल दें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हम ये करने वाले, उनके रिजर्वेशन के साथ ये करेंगे, कम करेंगे। भाई आपको जाना जरूरी है ना, आपने पढ़ाई नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो। और वो पार्टी जीत के आ गई और वो पार्टी ऐसे लॉस बना रही है, फिर आप कहोगे कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत खराब है, इसने क्या किया, हमारे खिलाफ ये चीजें की, ठीक। बट आपने कभी देखा उसका मैनिफेस्टो क्या था, उसके मैनिफेस्टो में बहुत पहले से ये चीजें थी, समझ गए। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो क्या होता है, उसका ब्लूप्रिंट होता है। कोई पार्टी अगर ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट लेके आएंगे, तो भाई डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट लाने वाले हो, ऐसा तो नहीं पुराना डेवलपमेंट लेके आने जिसमें आप देख रहे हो वापस से ये जितना डिजिटलाइजेशन है उसको खत्म कर दोगे, या बैंकिंग सिस्टम में क्या रिफॉर्म लेके आने वाले। ऐसा तो नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि हम टैक्सेस को 10% 15% करने वाले हैं। आपने कहा कि भाई हमने तो नहीं देखा, हमने खाली वोट दे दिया किसी के चेहरे पे, किसी के काम पे, किसी के नाम पे, ठीक है। अब चाहे वो नेपोटिज्म की बात हो, जिसमें बात करते हैं नेपोटिज्म की हो गई। नेपोटिज्म क्या है, नेपोटिज्म खाली आपके बॉलीवुड में आप फेमस कर दिया है, बट क्या आपके इंडियन पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल है। तो समझ चलो
मतलब सिंपल चीज क्या है कि आप किसी के नाम पे आप वोट कर रहे हो, तो अगर नाम पे वोट कर रहे हो तो अगर वो उसने अपने मैनिफेस्टो में अगर आपके टैक्सेशन सिस्टम टैक्सिंग को बोल दिया कि भाई जो टैक्स है वो अभी तक हम 10% ले रहे थे, कल को आप जब हमको जिताओगे क्योंकि हमको देश को बड़ा करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो वो टैक्स सिस्टम 10% हम 25% कर देंगे। आपने नहीं पढ़ा, सिंपल चीज आपने नहीं पढ़ा, तो वो वोटिंग पावर आपने वोट कर तो दिया, फिर जैसे वो पार्टी पावर में आएगी उसको तो ये लगेगा ना हम जीते इसलिए क्योंकि लोग ने मैनिफेस्टो पढ़ा, उसने मान लिया कि मैनिफेस्टो पढ़ा और अब हम 25% टैक्स कर देंगे, मतलब अब वो 25% टैक्स हो गया है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप भले कितना बोल लो कि भाई अरे बड़ी करप्ट है, ये है वो है, भाई जब वोटिंग पावर थी आपके पास आपने क्या किया? कुछ नहीं। सिंपल चीज क्या है? यही चीज है, राइट। फिर बात करते हैं क्या नो एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। फिर क्या होता है इंडिया में आपको पता है जो पार्टीज रिजर्व होती, जो पार्टी चाहे वो स्टेट पार्टीज हो चाहे वो नेशनल पार्टीज हो, ठीक है, अगर नेशनल पार्टीज हैं तो उनका सिंबल्स क्या होता है? रिजर्व होता है, ठीक। बट कुछ इंडिपेंडेंट लीडर्स भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े नहीं होते या किसी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता तो वो खड़े हो जाते हैं इलेक्शंस के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है और हर किसी को हक है इलेक्शन लड़ने का। तब क्या होता है इलेक्शन कमीशन के बाद कुछ फ्री सिंबल्स होते हैं जो वो उन लोगों को दे दिए जाते हैं। सिंपल चीज ये है, बहुत ही आसान चीज। तो ये सब क्या है? फिर पोलिंग डे क्या होता है? जिस दिन आप देख रहे हो इलेक्शंस पढ़ रहे हैं उस दिन उसको पोलिंग डे बोलते हैं। उस दिन क्या होता है आपको पता है? बहुत इंतजाम होता है, सीआईएसएफ लगती है और मिलिट्रीज लगती है, कई जगह मिलिट्रीज पुलिस सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? आपके इलेक्शंस करवा रहे होते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सिंपल चीज ये हो गया, राइट। अब बात करते हैं वोटिंग प्रोसीजर। वोटिंग प्रोसीजर में आपको पता है कि ईवीएम्स का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप बात कर रहे हो कि जिसमें एक सीक्रेट बैलेट, आपको पता, आप दूसरों को दिखा के वोटिंग नहीं करते हो, आप एक पूरा डब्बा होता है उसके अंदर जाके आप बटन दबा देते हो और आपका वोट पड़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू आपका वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक। और वो सीक्रेट बैलेट होता है। पोलिंग स्टेशन जिसमें आप देखते हो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में होता है, अक्सर जो कि स्कूल्स या कम्युनिटी हॉल्स होंगे, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग एंश्योर दैट पोलिंग स्टेशन विद इन 2 किलोमीटर ऑफ एवरी वोटर, मतलब हर वोटर के 2 किलोमीटर के रेडियस में क्या होना चाहिए? एक पोलिंग स्टेशन होना चाहिए, राइट। और जिसमें डील विद मोर देन 1200 वोटर्स, मतलब आप समझ रहे हो कि इतने वोटर्स तो होने ही चाहिए वहां पे, यानी कि देख रहे हो। एंड नो पोलिंग स्टेशन शुड हैव टू डील विद मोर देन 1200 वोटर्स, मतलब किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 वोटर से ज्यादा वोटर्स नहीं होने चाहिए और हर वोटर के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर क्या होना चाहिए? पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। ये क्या है? ये सिंपल क्या है? वोटिंग प्रोसीजर का एक पार्ट है, राइट। ईच पोलिंग स्टेशन इज ओपन फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए खोला जाता है कि भाई कैसे भी टाइम मिले प्लीज वोट कराओ जाके, राइट। 50% वोटिंग शेयर दिखा के क्या करने वाले हो कि भाई 50% वोट पड़ा, तो ये बहुत खुशी की बात है? बिल्कुल खुशी की बात नहीं है, राइट। जहां पे इतना बड़ा पॉपुलेशन यूथ का है, अब हम बोलते हैं इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अब बात करते हैं एवरेज एज हमारी क्या कहते हैं ये 20s में है, राइट। और आप बात करो कि भाई वोटिंग कितना पड़ रहा है? वोटिंग हमारा 50% पड़ रहा है, 55% पड़ रहा है, ये खुशी की बात कैसे हो सकती है, राइट। फिर बात करते हैं क्या सुपरवाइजिंग इलेक्शन। कौन देख रहा है इलेक्शन? आपको पता है इलेक्शन कमीशन डिप्लॉय करता है कई सारे ऑफिसर्स को, ऑब्जर्वर्स को, ये देखने के लिए कि भाई फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर में इलेक्शन हो रहा है और वोटर्स के साथ कोई भी फ्रीली चीजें नहीं इस्तेमाल की जा रही है, मतलब ये दिया जा रहा है ये लो पैसे और वोट दे दो, ऐसा ना हो रहा हो, राइट। ये लोग खाने की चीज और वोट दे दो, ऐसा ना हो रहा हो। तो वो चेक करता है ऑब्जर्वर, ये चेक करता है कि इंडिया में फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, और ये ऑब्जर्वर्स कौन डिसाइड करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी अपने ऑब्जर्वर्स ये भी चेक करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ ईच कैंडिडेट एंड द पार्टी स्पेंड्स ऑन द इलेक्शन, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन पे कितना खर्च कर रही है, ठीक है। ये भी देखता है कौन? उस इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर जिसको हम ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, ये भी उनका काम है ऑब्जर्वर का, राइट। फिर बात करते हैं मीडिया कवरेज। आपको पता है इलेक्शंस के टाइम पे मीडिया, जिसको फोर्थ पिलर बोला जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या करता है मीडिया कवरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि कई दूर दराज एरिया में जहां इलेक्शंस हो रहे होते हैं, हो सकता है वहां पे मीडिया ना पहुंचे, तो कई बार क्या होता है जो लीडर बहुत स्ट्रांग है वो अपनी लोगों तक अपनी एक तरीके से मसल पावर का इस्तेमाल करके वोट अपने पक्ष में दिलवा सकता है, तो वहां पे मीडिया पावर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मीडिया को क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, राइट। फिर बात करते हैं क्या? फिर बात करते हैं काउंटिंग ऑफ वोट्स। काउंटिंग ऑफ वोट्स आपको पता है ईवीएम्स के थ्रू होता है। ईवीएम्स को काउंट किया जाता है, एक सिंपल मशीन है, एक दिन में काउंट हो जाता है। पहले बैलेट पेपर में होता था, काफी लंबा समय लगता था, बट अब ईवीएम्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं। मशीन्स को सिंपल इस्तेमाल किया जाता है और ऐड कर लिया जाता है, और किसके सुपरविजन में? रिटर्निंग ऑफिसर्स के अंदर और ऑब्जर्वर्स के अंदर, ठीक है। और उसी दिन क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उस एरिया के जो लीडर, जो भी आदमी डिक्लेयर, जो जीता है कैंडिडेट, उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स होंगे, राइट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स होंगे। सिंपल चीज क्या है? इंडिया में हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा वोट पड़े होंगे, भले वो मेजोरिटी से ज्यादा ना हो, मेजोरिटी से कम हो, बट अगर उसके पास वोट ज्यादा है तो वो जीत जाएगा, वो कैंडिडेट विनर होगा। सिंपल चीज। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? डिसाइड कर देगा कि भाई ये वोटर जीत गया है, ठीक। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस। ये फाइनल स्टेप है इंडिया का पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें आप देखते हो कि भाई जब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें बताता है कि भाई ये लोग जीत गए हैं, और अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग बोल देता है अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस
क्या कहते हैं, अब ये समझ लो कि अब आपको चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, आप देखते हो कि सेशंस के लिए तैयार कर लिया जाता है कि भाई अब लोकसभा की मीटिंग्स होंगी, सेशंस होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या देख लिया, ये हम लोग ने देख लिया कि ये इलेक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। अब लास्ट टॉपिक क्या होता है, इलेक्शन पिटीशंस। कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शंस के दौरान उनके साथ चीटिंग हो गई, राइट। तो इलेक्शन कमीशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास के हाई कोर्ट के पास जाके अपनी बात को रख सकते हो, जिसमें आप देखते हो कि इलेक्शंस की कोई भी बात होगी तो वहां हाई कोर्ट के अपने जो भी आपका हाई कोर्ट होगा, जहां पे रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगा, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी पिटीशन को दायर कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ। ठीक है, बाकी वो हाई कोर्ट के ऊपर है। ठीक, तो फाइनली हम लोग ने क्या देख लिया कि सारे इलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं इंडिया के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको यह भी समझ में आया होगा कि वोटिंग करना कितना जरूरी है। खाली 50% वोटिंग से आप देश का बदलाव नहीं कर सकते। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।